जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, हम सब क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में दोस्तों जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन से संबंधित चीज़ें था उसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था कि पाकिस्तान जो शब्द था वो पाकिस्तान आया कैसे, शब्द कैसे बना, किसने शब्द दिया था और किन 5 प्रांतों को लेकर पाकिस्तान शब्द का जो था दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था। तो वहाँ तक की चीज़ों को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था और जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इससे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो जो दोस्त अभी चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वीडियो को एक क्रम यानी एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करेंगे। आप समझाते हैं दोस्तों मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था और आधुनिक भारत की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारे वीडियो जो है दोस्तों एक क्रम से उसमें अपलोड हो रहे हैं। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और बहुत ही अच्छे से अपने चीज़ों को नोट डाउन भी करते चले ताकि आपको एग्जाम के हिसाब से रिवीजन करने में आसानी, क्योंकि जानते हैं सब जब एग्जाम करीब आता है दोस्तों तो आप समय पे उसको क्या करते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखते रहें और अपने अपने एग्जाम के हिसाब से, अपने अपनी तैयारी के हिसाब से दोस्तों आपका जो भी टारगेट रहा हो, जो भी गोल रहा हो, उस हिसाब से चीज़ों को देखते रहें। तो आप सब अब बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे, बहुत ही अच्छे से सुनने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों हम व्यक्तिगत सत्याग्रह से आज देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप सब जिन लोगों ने दोस्तों पिछला वीडियो देखा है वो सब क्या करेंगे दोस्तों, अपने अपने नोट्स क्या करेंगे, चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह से किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चलाया गया था। तो आप उसको देखिए बहुत अच्छे से किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था वह कब हुआ था? 1940 में हुआ था यानी 1940 में हुआ था। तो आप सबसे पहले यही याद कर रखेंगे दोस्तों कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वह कब हुआ था? वह हुआ था दोस्तों 1940 में यानी 1940 में, यानी अक्टूबर 1940 के आसपास इसको दोस्तों स्टार्ट किया गया था। तो आपके लिए यहाँ डेट दोस्तों 17 अक्टूबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वह कब स्टार्ट किया गया था? अक्टूबर 1940 में यानी अक्टूबर 1940 में। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, इधर अलग अलग आंदोलन के नाम दे देंगे, एक साइड में दोस्तों उनका ईयर दे देता है, फिर आपसे मैचिंग कराने के लिए दे देते हैं यानी सुमेलित कीजिए। तो वहाँ यह डेट याद रखना, ईयर याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दोस्तों कब स्टार्ट किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? तब इसको प्रारंभ किया गया था दोस्तों अक्टूबर 1940 में यानी 1940 में। अब देखते हैं दोस्तों इसको प्रस्ताव क्यों, मतलब इसको स्टार्ट क्यों किया गया था या क्या कारण था। देखिए हम बात करते हैं दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की। तो आप सबने दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ा। दोस्तों उसमें क्या होता है, देखिए कांग्रेस ने दोस्तों क्या किया, गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया। तो आप सब जानते हैं दोस्तों जो अगस्त प्रस्ताव आया था उस अगस्त प्रस्ताव के बारे में क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस ने दोस्तों क्या किया, गांधी जी के नेतृत्व में ये जो अगस्त प्रस्ताव था इस अगस्त प्रस्ताव को क्या किया दोस्तों, पूरी तरह अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था दोस्तों यानी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था या कब स्टार्ट हुआ था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपने देखा दोस्तों यह 1940 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्यों स्टार्ट किया गया था, इसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्टार्ट करने का कारण क्या था। तो जो उस समय अगस्त प्रस्ताव आता है दोस्तों, उस अगस्त प्रस्ताव को लेकर क्या होता है, जो कांग्रेस थी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहां कांग्रेस की बात हो रही है दोस्तों, उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसने क्या किया, गांधी जी जो थे उस गांधी जी के नेतृत्व में उसने क्या किया दोस्तों, इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। मतलब उसको कंप्लीटली दोस्तों क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और उसी के अस्वीकार करने के बाद दोस्तों क्या किया जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्टार्ट किया जाता है। तो आप इसका ये चीजें याद रखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्यों स्टार्ट किया गया था। अब इससे क्वेश्चन और क्या बनता है दोस्तों, इसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति क्या थी, तो देखिए ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की। यानी आप सब जानते हैं दोस्तों उस समय जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, हम पे शासन कर रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे। तो यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, यह एक नैतिक विरोध था यानी यह इथिकल विरोध था। यानी यह कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं थी कि इस आंदोलन में कोई हिंसात्मक गतिविधि हो या किसी चीज का बहिष्कार करना हो।
आप सब सिर्फ इतना याद रखेंगे दोस्तों कि यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, यह एक नैतिक विरोध था, यानी इथिकल रूप से दोस्तों क्या करना था, अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश सरकार का दोस्तों क्या करना था, विरोध करना था। यानी वो जो सब जो ब्रिटिश सरकार थी, यानी जो अंग्रेज थे, वो जो अपनी पॉलिसी बना रहे थे, जो उनकी नीतियां थी, जो वो नीतियां सब जानते दोस्तों, वो उनके हित में होती थी, वह हम भारतीयों के हित में नहीं होती थी। क्योंकि जो अंग्रेज क्या थे, वहां पर शासन कर रहे थे, तो उस समय वो जितनी भी पॉलिसी बनाते थे, जो भी कानून लाते थे, जो कुछ भी नियम कानून बनाते थे, वह ब्रिटिश सरकार के हित में बनाते थे, ना कि भारतीयों के हित में। तो इसीलिए दोस्तों क्या हुआ था उस समय अक्टूबर 1940 में दोस्तों 1940 में क्या होता है, गांधी जी के नेतृत्व में क्या कर लिया जाता है दोस्तों, इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्टार्ट किया जाता है। और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था दोस्तों, यह एक नैतिक विरोध था, यानी इथिकल रूप से, मतलब हमको उसका विरोध करना था कि आप जो कुछ भी नीतियां ला रहे हैं, वह नीतियां हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें आजादी चाहिए। यानी आप हमारे देश को छोड़ के जाएं, हम अपने देश में शासन व्यवस्था क्या करेंगे, हम अपने लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के माध्यम से चलाएंगे। आप क्या करिए, आप हमारे देश को छोड़ के जाइए। अब इस व्यक्तिगत सत्याग्रह से दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप एग्जाम देखेंगे दोस्तों, अगर बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे तो क्वेश्चन पर क्या पूछा जाता है, इसे पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह में द्वितीय सत्याग्रही कौन थे। तो आप दोनों के दोनों नाम याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था चलाएगा, तो इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो दोस्तों इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे, वह थे विनोबा भावे। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इसमें द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप दोनों के दोनों ही नाम याद रखेंगे दोस्तों, विनोबा भावे के बारे में और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है और हर एक एग्जाम में दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, यानी फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में, तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे दोस्तों, वह थे विनोबा भावे। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इसमें द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो द्वितीय सत्याग्रही आप याद रखेंगे दोस्तों, वह कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप ये दोनों के दोनों ही नाम याद रखेंगे दोस्तों, विनोबा भावे के बारे में और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा यह जो हिस्ट्री का लेक्चर है, यह लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यह हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, आप बैंकिंग की कर रहे हो, आप एसएससी की कर रहे हो दोस्तों, या वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीपीसीएस की कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको दोस्तों आरओ बोला जाता है, या टेट सीटेट या टीचिंग से संबंधित जहां भी दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको पूरी कंप्लीट मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे हैं और आपको वही चीजें पढ़ाई जा रही है जिससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत ही ध्यान से चीजों को सुनेंगे, तो उम्मीद है आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से किस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसी के बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उस क्रिप्स मिशन में इंपॉर्टेंट बातें क्या थी और उस क्रिप्स मिशन से दोस्तों आपसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस क्रिप्स मिशन के बारे में देख लीजिए कि क्रिप्स मिशन में दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें क्या थी और इस क्रिप्स मिशन से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा। तो आप सारे फैक्ट दोस्तों याद रखेंगे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित चीजें हैं। और हम देखने वाले दोस्तों ये जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, इस क्रिप्स मिशन के बारे में भी देखने वाले दोस्तों कि क्रिप्स मिशन से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था, यानी 1942 में आया था। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे जो क्रिप्स मिशन था, यह क्रिप्स मिशन कब आया था, या 1942 में, यानी पहले आया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद दोस्तों क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। तो आप दोनों के दोनों ही ईयर याद रखेंगे। अब पूछा जाता है दोस्तों ये जो क्रिप्स मिशन था, इस क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था वही इस क्रिप्स मिशन का क्या था, अध्यक्ष था। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे जो 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है उस क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था। तो उस क्रिप्स मिशन का दोस्तों अध्यक्ष रहता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन था, इस क्रिप्स मिशन का दोस्तों क्या था, अध्यक्ष था। और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। तो देखिए इससे क्वेश्चन यह पूछा जाता है दोस्तों, इससे कम से कम लगभग हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आप सारे के सारे फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखेंगे और अपने नोट्स में क्या करते रहेंगे, इसको नोट डाउन करते चले।
तो देखिए दोस्तों, ये जो क्रिप्स मिशन आता है इसमें क्या था, एक तो दोस्तों संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख था। यानी 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है इसमें क्या बातें शामिल की गई थी, इसमें कहा गया था कि संविधान निर्मात्री जो परिषद होगी उस परिषद का गठन किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था, 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था, उसमें संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख मिलता है कि नहीं। तो आप इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो 1942 का क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों, इसमें संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख मिलता है। और इसमें क्या बातें की गई थी दोस्तों, इसमें संविधान निर्मात्री परिषद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। एक तो सबसे पहले इसमें क्या बात की गई थी कि एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा जिससे आपका संविधान का फॉर्मेशन किया जाए। और इसमें क्या बातें की गई थी कि संविधान निर्मात्री परिषद में भारतीय राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो यानी 1942 का यह जो क्रिप्स मिशन रहता है 1942 का, आप दोनों के दोनों फैक्ट याद रखेंगे। एक तो संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की भी बात करता है 1942 का क्रिप्स मिशन, और इसी क्रिप्स मिशन में 1942 में यह भी कहा गया था कि यह जो संविधान निर्मात्री परिषद होगी इस परिषद में क्या किया जाएगा, भारतीय राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके, तो आप ये दोनों के दोनों ही फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और ये जो 1942 का क्रिप्स मिशन था, और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है दोस्तों, इसमें क्या था कि युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी भारत को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस डोमिनियन स्टेटस के बारे में, आप अगर वीडियो को देखेंगे दोस्तों, पिछले वीडियो के बारे में आपको बताया जा चुका भी है। जो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, वहां पे भी हमने डोमिनियन स्टेटस के बारे में आपको बता रखा है। और इसी मॉडर्न इंडिया के आप जो पुराने वीडियो देखेंगे दोस्तों, उसमें भी डोमिनियन स्टेटस के बारे में आपको बताया गया कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है। तो इसी 1942 के क्रिप्स मिशन में क्या कहा जाता है दोस्तों, युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात करता है भारत को यह क्रिप्स मिशन। लेकिन आप सब जानते हैं दोस्तों, यह घटना कब होती है, 1942 में। और 1942 तक आते आते सारे भारतीय इस बात पे अब सहमत हो जाते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए। अब बात डोमिनियन स्टेटस की नहीं रह गई थी, अब बात हो जाती है दोस्तों देश को पूरी तरह से आजाद करने की। यानी हमें पूरी तरह से अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए था। हम चाहते थे कि अंग्रेज हमें छोड़ के जाएं ताकि हम अपने यहां दोस्तों क्या कर सके, अपने ही द्वारा चुने हुए व्यक्ति के माध्यम से, प्रतिनिधि के माध्यम से अपने देश में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। तो अब डोमिनियन स्टेटस की बात को कोई मानने वाला नहीं। तो यह बात हो रही है 1942 के क्रिप्स मिशन में। आप देख रहे हैं अंग्रेज इस तरह से अलग अलग तरह के एक्ट लाते थे, अलग अलग तरह की बातें लाते थे, लेकिन वह पूरी तरह से आजादी की बात करते ही नहीं थे। वो चाहते ही नहीं थे कि हम भारत को छोड़ के जाएं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत से उनको बहुत ही अधिक मात्रा में दोस्तों आर्थिक लाभ होता था। इसलिए वो बार बार दोस्तों भारत को पूरी तरह आज से आजादी की बात नहीं करते थे, यानी वो भारत को आजाद नहीं करना चाहते। तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे दोस्तों, 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था, इस क्रिप्स मिशन में क्या था दोस्तों कि युद्ध के बाद कहा गया कि क्या किया जाएगा, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो अब डोमिनियन स्टेटस वाली बात दोस्तों भारतीयों को स्वीकार्य नहीं थी। और एक क्या फैक्ट था दोस्तों इसमें, देखिए इसमें एक बात और थी कि वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों को का प्रतिनिधि शामिल किया जाएगा। यानी जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होगी, आप सिंपल में इसको इस तरह से याद रखेंगे कि 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था, उस क्रिप्स मिशन में एक बात यह भी निकल के आती है कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद बनेगी, जो नई कार्यकारी परिषद बनेगी दोस्तों, उस नई कार्यकारी परिषद में क्या हो जाएगा, भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों को प्रतिनिधि दिया जाएगा। यानी अंग्रेजों का यह कहना था इस क्रिप्स मिशन के बारे में, कि क्रिप्स मिशन के द्वारा कि हम क्या करेंगे कि भारतीयों में जो प्रमुख लोग हैं, उन प्रमुख लोगों को हम क्या करेंगे दोस्तों, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होगी, उस कार्यकारी परिषद में दोस्तों हम उनको क्या करेंगे, शामिल करेंगे और उनको सदस्य बनाएंगे। लेकिन आप सब जान रहे हैं घटना हो रही है 1942 की। अब बातें क्या थी, जो आज़ादी की जो मूवमेंट चल रही थी वो बहुत तेजी से चल रहा था। अब हर एक भारतीय इस बात पे अड़ा था कि हमें क्या चाहिए, पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि 1942 के एक्ट में क्या क्या शामिल था, यानी क्रिप्स मिशन में कौन कौन सी बातें की गई थी, किस तरह की बातें रखी गई थी। तो आप क्रिप्स मिशन के बारे में दोस्तों इतनी सारी बातों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और आप याद रखेंगे दोस्तों क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप उसको भी याद रखेंगे कि क्रिप्स मिशन से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक किसने कहा था, तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि जो 1942 का क्रिप्स मिशन आया था, इस 1942 के क्रिप्स मिशन को दोस्तों उत्तर तिथीय चेक किसने कहा था, यानी उत्तर तिथीय चेक किसने कहा था दोस्तों, यह कहा था महात्मा गांधी ने। उत्तर तिथीय का चेक मतलब होता है दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक।
तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर तृतीय चेक किसने कहा था? या कहा था महात्मा गांधी ने। किसको कहा था दोस्तों? या कहा था 1942 का क्रिप्स मिशन जो आया था उसको कहा गया था। मतलब एक ऐसा चेक, आप उत्तर तृतीय चेक का मतलब ऐसा चेक मानिए, आप इसको समझिए। आप देखते हैं कि आप अगर चेक बुक जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप इतना समझिए कि कभी कभी कोई चेक बुक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, कि मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह गया। इनका कहने का मतलब था आप जो प्रावधान अब ला रहे हो वो आप किसी को भी स्वीकार नहीं है। क्योंकि आपने देखा एक समय पहले भारत में मांग उठी थी उस समय कि हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाए, तब अंग्रेज इस बात पे सहमत नहीं हुए थे डोमिनियन स्टेटस के दर्जा देने की बात। लेकिन अब देख रहे हैं जब आजादी का जो आंदोलन था इतनी तेजी से बढ़ गया था, 1942 के आसपास अंग्रेज के आके कह रहे हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। अब यह बातें किसी भी भारतीय को स्वीकार नहीं थी। उस समय भारतीयों में जितने भी प्रमुख वर्ग के लोग थे उनमें से किसी की भी दोस्तों डोमिनियन स्टेटस की बातें स्वीकार नहीं थी। इसीलिए 1942 का जो क्रिप्स मिशन आता है उसको गांधी जी ने क्या कहा था कि यह एक उत्तर तिथीय चेक है। मतलब आप ऐसा चेक बुक दे रहे हैं कि जो बाउंस हो चुका है, जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें पैसे की जब जरूरत थी तब आपने हमें दिया नहीं। जैसे आपका होता ना कि आपके कोई दोस्त हो, मान लीजिए आपको उस समय पैसे की जरूरत थी, अगर वह उस समय आपको पैसा देने से मना कर दे रहा है, अब आपका काम भी नहीं हुआ और वो आपको 2 दिन बाद पैसे दे रहा है, तो उस पैसे का क्या मतलब हुआ? तो इसका गांधी जी का यही कहने का मतलब था, जो आप क्रिप्स मिशन ला रहे हो उसमें जो डोमिनियन स्टेटस की बातें कर रहे हो और संविधान निर्मात्री परिषद की बात कर रहे हैं, वायसराय के नई कार्यकारी परिषद की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमें अब क्या चाहिए? पूरी तरह से आजादी चाहिए, पूरी तरह से हमको स्वतंत्रता चाहिए। हम आपके किसी भी बात में नहीं आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा गया था? उत्तर तिथीय चेक कहा गया था। तो आप इस सारे फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिप्स मिशन से। तो देखिए ये जो दोस्तों क्रिप्स मिशन के साथ क्या आता था, कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार आपसे पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछा गया है कि इसके कौन से, तो इसमें लगभग दोस्तों लोगों से गलती हो जाती है एग्जाम में, कि जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 का, इस क्रिप्स मिशन में दोस्तों कांग्रेस के साथ आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, यानी ऑफिशियल वार्ताकार कौन थे? तो 2 व्यक्ति थे। इन दोनों ही व्यक्तियों को आप अच्छे से याद रखेंगे। एक तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो 1942 का क्रिप्स मिशन आया था, उस क्रिप्स मिशन में आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो आधिकारिक वार्ताकार में दोस्तों आप 2 नाम याद रखेंगे। एक आप याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, और एक आप याद रखेंगे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो आपको उम्मीद है दोस्तों ये जो क्रिप्स मिशन के बारे में आपको इतनी सारी चीजें तो समझ में आ गई होगी, जो भी आपको बताया गया है कि जो क्रिप्स मिशन आया था, इस क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें थी। अभी दोस्तों क्रिप्स मिशन से आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता, आप उसको भी देख लीजिए। जो 1942 का क्रिप्स मिशन आया था उसमें और आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको भी देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों इसी 1942 के क्रिप्स मिशन की, तो इसमें मुख्य बिंदु और क्या क्या थे दोस्तों? इसमें भारत के लिए कुछ आश्वासन की बात की गई थी। क्या की गई थी? कि किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, और एक संविधान की बातें की गई थी। यानी 1942 की जो क्रिप्स मिशन आया था इसमें दोस्तों भारत को क्या आश्वासन दिया गया? तो वह आप किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा और उसका अपना एक संविधान होगा। यानी अभी आपने दोस्तों पढ़ा ना कि उन्होंने क्या कहा था, अंग्रेजों ने संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात की थी इस क्रिप्स मिशन। तो 1942 के दोस्तों जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, यह भी बातें की गई थी। और एक संविधान निर्मात्री परिषद से आप याद रखेंगे दोस्तों, एक संविधान निर्मात्री परिषद से आप इतना याद रखेंगे कि एक संविधान की बात ही की गई थी। किसमें की गई थी? वो 1942 के क्रिप्स मिशन में। यानी किस तरह से संविधान की बातें की गई थी, तो आप याद रखेंगे एक संविधान निर्मित करने का अधिकार किसको दिया जाएगा? भारतीयों को दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। तो अभी आपने इसको पहले ही पढ़ लिया दोस्तों कि जो संविधान निर्मात्री परिषद होगी उस संविधान निर्मात्री परिषद का गठन कब किया जाएगा? युद्ध के बाद किया जाएगा। आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे कि क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया था कि युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि युद्ध क्या था, उस समय कौन सा वार चल रहा था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों उस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार। तो आप याद रखेंगे दोस्तों उस समय वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों ने क्या कहा था कि युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के समापन के बाद हम क्या करेंगे? एक संविधान निर्मात्री का परिषद का गठन करेंगे। यानी कुल मिलाजुला के दोस्तों जो अंग्रेज थे वह भारत को आजाद नहीं करना चाहते थे, वह हमेशा चाहते थे कि हम यहां पर बने रहें। क्योंकि उनको दोस्तों यहां से क्या था, आर्थिक लाभ बहुत बड़ी मात्रा में होता था, जिससे क्या करते थे वो ब्रिटेन का डेवलपमेंट करते थे। तो इसीलिए दोस्तों वो नए नए प्रावधान लाते थे, नए नए एक्ट लाते थे, नई नई बातें रखते थे कि इससे हम क्या करेंगे, लोगों को कन्विंस कर लेंगे। लेकिन 1942 में दोस्तों क्या समझा, आप सब जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
बहुत बड़े लेवल पे, पूरे इंडिया के लेवल पे, पूरे मास लेवल पे दोस्तों चल रहा था। हर उस समय भारत का जितने भी प्रमुख व्यक्ति थे जो उस समय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, जो दोस्तों देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, लड़ने मरने के लिए तैयार थे, उनमें से कोई भी अभी अंग्रेजों की किसी भी बातों से सहमत नहीं था। सबका सिर्फ एक मत था कि आप भारत को छोड़ो, ताकि हम क्या करें दोस्तों, यहां अपने लोगों के द्वारा, अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करे सके, अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। अब इस दोस्तों ये जो संविधान निर्मात्री परिषद की बात की जाती है क्रिप्स मिशन में, इसमें पूछा जाता है कि संविधान निर्मात्री परिषद में कौन कौन शामिल होंगे। यह क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जा गया है कि जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था, उस क्रिप्स मिशन में आपने देखा दोस्तों एक संविधान निर्मात्री परिषद की बात की जाती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि इस संविधान निर्मात्री परिषद में किन किन लोगों के शामिल होने की बातें की गई थी। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्यों के शामिल होने की बात की गई थी और देसी रजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधियों को शामिल करने की बातें की गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था, 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों, उस 1942 के क्रिप्स मिशन में जो संविधान निर्मात्री परिषद की बात की गई थी, इस संविधान निर्मात्री परिषद में किसके शामिल करने की बातें की गई थी। तो आप याद रखेंगे, एक तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों के जो निर्वाचित सदस्य थे। आप समझ जाते दोस्तों, उस समय जो ब्रिटिश भारत के प्रांत का मतलब होता है दोस्तों जो आज हमारा राज्य है, जो हमारा स्टेट है, स्टेट को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रांत बोला जाता है, यानी प्रोविंस बोला जाता है। प्रांत का मतलब ही होता है दोस्तों स्टेट यानी राज्य। तो उस समय दोस्तों जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, यानी आप इसको ही समझ लीजिए, उस समय जो ब्रिटिश भारत के राज्य थे, वहां के निर्वाचित सदस्यों की बात की जा रही है, यानी जो इलेक्टेड मेंबर थे उनकी बात की जा रही है। और देसी रजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधि की बात की जा रही है, यानी नॉमिनेटेड मेंबर को। तो आप ये कीवर्ड बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी कीवर्ड का ही तो फेर बदल कर दिया जाता है और आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन क्या करेंगे, आप गलती कर जाएंगे। यहां आप याद रखेंगे दोस्तों, प्रांतों के निर्वाचित सदस्य की बात की गई थी, यानी इलेक्टेड मेंबर की बातें की गई थी। अब एग्जाम में आपसे क्या होगा दोस्तों, यहां निर्वाचित के जगह पे क्या दे देगा, नामांकित प्रतिनिधि देगा। तो आप याद रखेंगे, इसको आप गलती नहीं करेंगे। यहां कीवर्ड आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि संविधान निर्मात्री परिषद में क्या किया गया था, ब्रिटिश भारत का जो प्रांत था, जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो प्रांत थे, वहां के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर, आपको मैं इस बहुत जोर दे रहा हूं कि इलेक्टेड मेंबर, और देसी रजवाड़ों के दोस्तों कौन थे, नामांकित प्रतिनिधि यानी नॉमिनेटेड मेंबर। तो आप इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, इन दोनों को बहुत अच्छे से इनका डिफरेंस याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत गलती हुई है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्टेड मेंबर कहां के थे दोस्तों, तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों के, और नॉमिनेटेड मेंबर कहां के दोस्तों, वो थे देसी रजवाड़ों के। यानी इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है, नामांकित प्रतिनिधि, निर्वाचित का मतलब आप सब जानते हैं ना, जैसे आज जानते हैं आप चुनाव होता है, एमएलसी का चुनाव, एमएलए का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, और आप देखें दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद का चुनाव होता है। तो यहां देखते हैं ना, यहां पे जनता वोट करती है, लेकिन आप जब देखते हैं एमएलसी या विधान परिषद की बात आती है, इसी तरह आप देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा में क्या होता है, यहां इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, दोनों जगह पे क्या दोस्तों नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर हैं। आप यहां भी देखेंगे, राज्यों में भी, राज्य जो विधानमंडल में, वहां भी कुछ सदस्य क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। राज्यों में क्या करते हैं, राज्यपाल क्या करते हैं, नामांकित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। लेकिन आप केंद्र में देखेंगे तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया कि इलेक्टेड मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर क्या होते हैं। तो आप सब दोस्तों जो मॉडर्न इंडिया इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पे जाके दोस्तों इसको देखेंगे, उसको समझेंगे एक क्रम से, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं और नामांकित सदस्य कौन होंगे। बस आप यहाँ इतने कीवर्ड को याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप जितने भी वनडे के एग्जाम देखेंगे या किसी भी एग्जाम का जब प्रीलिम्स देखेंगे, तो वहां क्या आता है, केवल आपको गोला भरना होता है, और वहां आपको दोस्तों क्या करना पड़ता है, वहां कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीजें कहां से डेवलप होती है, ये सब चीजें डेवलप होती है दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ में आती है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसलिए दोस्तों हम आपसे बार बार इस चीज के लिए कहते रहते हैं कि आप क्या करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, चाहे आप थोड़ा पढ़ें या ज्यादा पढ़ें। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते रहे हो, उसकी हर एक एग्जाम का दोस्तों बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आता है। तो आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर पे और प्रैक्टिस पे बहुत जोर देंगे। आप पढ़ें कम, लेकिन इन चीजों पे ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पर करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, और बहुविकल्पीय प्रश्न में दोस्तों वहां पर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों ही काम आता है, क्योंकि वहां केवल आप रट्टाफिकेशन से काम नहीं कर सकते। वहां एक एक कीवर्ड, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। नामांकित की जगह पे
इलेक्टेड निर्वाचित दे देगा, निर्वाचित की जगह पे नामांकित देगा। तो आप प्रैक्टिस और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर हो, तो आप इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा इसको आप अपने इसको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे, तो आपसे कभी भी ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। तो उम्मीद है आपको क्रिप्स मिशन के बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कुछ दो छोटे से फैक्ट दिए गए, इन फैक्ट को भी आप याद रखेंगे कि इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटे फैक्ट हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इस फैक्ट को बस इतना यहां देख लीजिए, बाकी आपका यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। देखिए एक शब्द आता है दोस्तों सर्वोदय, आपने सुना होगा सर्वोदय शब्द के बारे में। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, यानी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी ने। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सर्वोदय, यानी सर्वोदय जो शब्द था, इस सर्वोदय शब्द का दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, महात्मा गांधी ने। तो आप इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, इस फैक्ट को भूलेंगे नहीं, क्योंकि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था दोस्तों, वह कौन थे, महात्मा गांधी थे। यह क्वेश्चन आपसे कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जाता है सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था। तो सर्वोदय समाज की स्थापना कौन करने वाले थे, विनोबा भावे। आप दोनों जगह की स्टेटमेंट पे गौर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोदय जो शब्द था, इस सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था, तो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता की बात याद आए दोस्तों, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो सर्वोदय समाज था, इस सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्थापना किसने किया था, विनोबा भावे ने। तो दोनों ही जगहों पे देख रहे हैं आप, शब्दों यानी उसी कीवर्ड्स का ही खेल है, जिस कीवर्ड्स पे मैं आपसे बार बार जोर देता हूं। अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यह आता है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यह आता कि सर्वोदय जो समाज था, यानी सर्वोदय सोसाइटी जो थी, इसकी स्थापना करने किसने किया था, वह किया था दोस्तों विनोबा भावे ने। और विनोबा भावे ने क्या किया था, तो गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए ही क्या किया था, सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। तो आपको उम्मीद है दोस्तों, ये जो सर्वोदय टर्म है और सर्वोदय समाज जो है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में और क्रिप्स मिशन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आपको चीजों को पढ़ना है और किस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप इसी तरह से दोस्तों क्या करेंगे, अपने एग्जाम के हिसाब से, आपके हिसाब से जो भी बुक सुटेबल हो, आपको जो भी मार्केट में, आप सब जानते हैं हर एक टॉपिक्स पे, हर एक सब्जेक्ट पे कई सारे मार्केट्स में बुक अवेलेबल हैं। तो आप अपने 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 एग्जाम के हिसाब से बुक ले आइए, आप उसको पढ़ते रहिए। बाकी केवल वीडियो पे आप डिपेंड ना रहिए, आप वीडियो को देखते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहें और आप चीज़ों को क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करेंगे, तभी आप एग्जाम में क्या करेंगे, सफल होंगे। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा, आप दोस्तों इसको क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी कोई किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके रिलेटिव में हो, आपके दोस्त में, आपके जो भी जानने वाले में, अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उनकी भी तैयारी को एक मजबूती मिलता रहे, ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आती रहे कि किस तरह से उनको चीज़ों को पढ़ना चाहिए और कौन सी चीज़ें एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी चीज़ें एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्योंकि आपको दोनों ही चीज़ें जानना है, आपको सबसे ज़्यादा जरूरी यही जानना होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जब आपका यह क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। तो आप सबसे पहले उसी को एलिमिनेट करिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। सब चीज़ें कहाँ से समझ में आएगी, आपकी सिलेबस से, आपके बैक ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो आप सब दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनते रहेंगे, अपने अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई करते रहेंगे, तो आप सब अवश्य एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर।